Hello students, how are you? I hope all are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter alternating current, that is transformer. And transformer is the most important topic of this chapter because ट्रांसफॉर्मर जो है आपका 5 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप इस टॉपिक को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इसके फंक्शनिंग है, किस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर क्या है? बेसिकली ट्रांसफॉर्मर इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। बेसिकली ये आपका लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। सिंपली ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एंड हाई वोल्टेज को आपका लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब ये वोल्टेज को कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है कि वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, हाई से लो कर सकते हैं या लो से हाई कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में अगर वोल्टेज का इस तरीके का वेरिएशन है तो इस प्रोसेस में क्या होता है आपका कि ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है। तो अगर हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे करंट का जो कन्वर्जन होता है आपका, करंट का आपका कन्वर्जन जो होता है सिंपली वो हाई टू लो हो जाता है एंड इस प्रोसेस में करंट आपका लो टू हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई से जब लो करता है, हाई से जब आपका लो करेगा तो उस प्रोसेस में करंट को वो लो से क्या कर देगा, हाई कर देगा। एंड यहां पे सिंपली अगर आपका वोल्टेज लो से हाई हो रहा है तो इस प्रोसेस में वो क्या करता है, हाई टू करंट को जो हाई से वो लो कर देता है। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये आपका वर्क करता है? तो बेसिकली इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब ट्रांसफार्मर जो है आपका म्यूचुअल इंडक्शंस पे वर्क करता है। बेसिकली इट्स वर्क ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर आपका सिंपली किस पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। सिंपल एक वर्ड का आंसर लिखेंगे अगर कभी भी प्रिंसिपल पूछा जाए तो 1 मार्क्स में। तो अगर आप यहां पे सिंपल सा आंसर लिखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन, देन योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। एंड अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं वोल्टेज एंड करंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका 2 टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड अगर सेकंड टाइप्स की अगर बात करते हैं, स्टेप अप। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज एंड हाई करंट को, ये आपका लो वोल्टेज एंड हाई करंट को कन्वर्ट करता है। इसको कन्वर्ट करता है सिंपली हाई वोल्टेज एंड लो करंट में। इसमें कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, सिंपली लो वोल्टेज हाई करंट को, अगर वोल्टेज आपका लो है तो करंट हाई होगा, तो लो वोल्टेज हाई करंट को ये कन्वर्ट कर देता है आपका हाई वोल्टेज एंड लो करंट में कन्वर्ट करता है आपका स्टेप अप
ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर दे, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, अगर बात करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये आपका हाई वोल्टेज एंड लो करंट को ये कन्वर्ट कर देता है आपका सिंपली लो वोल्टेज एंड हाई करंट। ठीक है, तो सिंपली जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट को ये कन्वर्ट कर देता है आपका लो वोल्टेज एंड हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। रेसिप्रोकल्स होंगे, पावर हमेशा क्या होता है ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहेगा, इनपुट में जितना हम पावर देंगे आउटपुट में आपका उतना ही पावर मिलेगा, तो इसीलिए वोल्टेज एंड करंट जो है एक प्रोपोर्शंस में क्या होता है चेंज होते हैं। बिकॉज देखिए वी नो दैट P इज इक्वल टू I इनटू V, एंड अगर P कांस्टेंट है देन V इज इक्वल टू P बाय I, अगर P कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय I। इसका मतलब करंट को डिक्रीज करेंगे वोल्टेज डिक्रीज होगा, करंट को डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से प्रोपोर्शंस भी क्या है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर लो वोल्टेज है तो हाई करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हाई वोल्टेज है तो लो करंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कन्वर्जन होता रहेगा वोल्टेज एंड करंट में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां यूज किया जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो कहां यूज किया जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है आपका जो ट्रांसमिशन स्टेशंस होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे आपका कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहां से क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हमें ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो जब एक लॉन्ग डिस्टेंस में एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है तो ट्रांसमिशन में हम यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे यूज करते हैं। सेकेंड, अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहां से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे पावर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है या जहां से आपका पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन से जब एनर्जी को क्या किया जाता है ट्रांसमिट किया जाता है, तो ट्रांसमिशन के बाद वो किसी आपके सिटीज में, किसी आपके इंडस्ट्री में या विलेजेस में जब उसको ट्रांसमिट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशंस में हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो क्या करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे कन्वर्ट कर देता है, 220 वोल्टेज पे कन्वर्ट करके फिर आपके घरों में वो क्या करता है सप्लाई देता है। तो आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में, आपके विलेजेस में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो ट्रांसफार्मर आपको होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जहां से जिस भी पावर स्टेशन से एनर्जी को सप्लाई किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो वहां पे आपका यूज होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफार्मर होंगे। तो सबका प्रिंसिपल सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में क्या होता है डिफरेंट होता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल सिंपल है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन भी आपका वर्क करता है। दैट्स द प्रिंसिपल्स, वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स। एंड नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन की किस तरीके से ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। तो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, एंड ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है। एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। लैमिनेटेड मींस जैसे एक थिक आयरन को लेने से बेटर है कि उसको हम स्लाइसेस में क्या करते हैं, उसको कट कर लेते हैं। जैसे ये आपका लेट्स अज्यूम, जैसे आपने एक इस तरीके से लैमिनेटेड कोर ले, आयरन को ले लिया इस तरीके से थिक मोटा सा। हमने क्या करा है लैमिनेटेड में, हमने क्या करा है इतना मोटा सा हमने एक आयरन कोर ना लेके हमने क्या करा है इसको छोटे छोटे, जैसे इसके पेजेस है, जैसे आपके देखेंगे इस डायरी के जैसे पेजेस है, इन पेजेस के फॉर्म में हमने क्या करा है उस स्लाइड को, उस कोर को हमने इस तरीके से स्लाइस कर लिया, स्लाइडेड में क्या कर लिया डिवाइड कर। तो इतने छोटे छोटे जो एक स्लाइसेस होंगे तो इसी को हम बोलते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर। तो लैमिनेटेड आयरन कोर इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि आपने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एडी करंट का।
एडी करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एडी करंट किसी भी आयरन पीसेस पे या किसी भी मेटल पे एडी करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो एडी करंट की अगर हम बात करते हैं तो एडी करंट जो है, एडी करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उस मेटल सरफेस पे क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा एनर्जी जो है आपका लॉस होता है। तो एडी करंट के कारण जो हीट लॉस होगा या एनर्जी का जो लॉस होगा, उस एनर्जी के लॉस को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे जो आयरन का कोर यूज करते हैं, और ये आयरन कोर हम यूज करते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं। सिंपली कंस्ट्रक्शन डिफरेंट ट्रांसफार्मर के डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सिंपल से कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं हम ट्रांसफार्मर का कि इसमें एक लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। लैमिनेटेड आयरन कोर का बेनिफिट्स ये है कि लैमिनेटेड आयरन कोर होने के कारण, क्योंकि इससे एरिया रिड्यूस हो जाता है, एरिया रिड्यूस होने के कारण इस कोर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण सर्किट में जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो लेसर अमाउंट में एडी करंट प्रोड्यूस होता है। जब लेसर अमाउंट में एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो वो लेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और लेस अमाउंट पे हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी का लॉस करता है। ठीक है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम आयरन कोर को क्या करते हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, स्लाइसेस में उसको कट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट, इसी आयरन कोर के दोनों एंड पे हम क्या करते हैं, दो कॉइल्स को लपेट देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ये वाला जो कॉइल है इसको हम प्राइमरी कॉइल नाम दे देंगे, एंड सेकंड जो आपका कॉइल है ये हमारा सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो इसी लैमिनेटेड आयरन कोर पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड में, दोनों एजेस पे हम क्या करते हैं, दो जो कॉइल है उसको बाउंड कर देते हैं। दोनों कॉइल्स में एक कॉइल का जब हम कनेक्शन किसी एसी सोर्स के साथ करते हैं तो ये वाला कॉइल आपका प्राइमरी कॉइल होता है। एंड नेक्स्ट, जिस कॉइल के अक्रॉस हम लोड को अप्लाई करते हैं, लोड मींस जैसे उसके अक्रॉस आपने कोई एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, या कोई एक आपका टीवी कनेक्ट कर दिया, या रेफ्रिजरेटर कनेक्ट कर, कुछ भी जो जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी, उस लोड को जब इस कॉइल के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकंड इज सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का कनेक्शन आपका एसी सोर्स के साथ होता है, एंड सेकेंडरी कॉइल का कनेक्शन आपका किसी लोड के साथ होता है। ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, मेन कंस्ट्रक्शन आपका यही है। मेन कंस्ट्रक्शन आपका बस यही है कि इसमें आपका एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है, जिसको किसी एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर लपेट दिया जाता है। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आ जाता है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं प्राइमरी कॉइल्स के कंपैरिजन में। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उस केस में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं, एंड जो आपका ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके अलावा देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन जो है दो तरीके के कर सकते हैं। कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, ये वाला जो तरीका है, ये जो हमने ट्रांसफार्मर बना रखा है, ये आपका कोर टाइप कंस्ट्रक्शन है, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन है। एक होता है सेल टाइप कंस्ट्रक्शन, एक होता है शेल टाइप कंस्ट्रक्शन। देखिए सेल टाइप कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बेसिकली इसमें जो आपका कोर होता है वो एक शेल स्ट्रक्चर्स में होते हैं इस तरीके से। ये होता है आपका इस तरीके का एक कोर होता है, एंड इसमें हम क्या करते हैं, इसके बीच में दो कॉइल्स को बाउंड करते हैं। एक प्राइमरी कॉइल इस तरीके से, ये आपका प्राइमरी कॉइल होता है, एंड ये आपका सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे इसी के ऊपर क्या करते हैं, एक और कॉइल को लपेट देते हैं, ये आपका सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, तो इसे सेल टाइप कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सिंपल से थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें एक ही कोर के ऊपर पहले हम प्राइमरी कॉइल्स को लपेटते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर हम सेकेंडरी कॉइल को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो इन दोनों कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका मैग्नेटिक फील्ड का लॉस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है, लेकिन इस प्रोसेस में, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में आपको कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस नहीं होता है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्राइमरी कॉइल इंड्यूस कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी क्या होता है, यहाँ पे पास होता है। ठीक है, तो ये सिंपली सेल टाइप
कंस्ट्रक्शन है और एक आपका को टाइप कंस्ट्रक्शन है, दोनों का अलग अलग यूजेस है। जो आपका शेल टाइप कंस्ट्रक्शन होता है ये बेसिकली आपके जो इक्विपमेंट बनते हैं, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, जैसे आपका एक रेडियो में एक ट्रांसफार्मर यूज होता है, एक टीवी के अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, आपके मोबाइल के अंदर भी अगर कोई छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज करना है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, शेल टाइप कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो उसके लिए हम को टाइप कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, क्लियर? तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल फिनोमेना। एंड नेक्स्ट इज वर्किंग, किस तरीके से वर्क करता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका। एंड वर्किंग प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो सिंपली वर्किंग, देखिए अगर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो जस्ट हम जब प्राइमरी कॉइल को हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करेंगे अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। कर दिया हमने, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जैसे कनेक्ट करेंगे तो इस प्राइमरी कॉइल में एक अल्टरनेटिंग करंट पास होगा, एंड जैसे इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो इस अल्टरनेटिंग करंट के कारण इस कॉइल के अराउंड क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वी कैन से इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, बिकॉज़ अल्टरनेटिंग करंट इज अ चेंजेबल करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट आपका क्या है, चेंज होता रहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ साथ। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ चेंज होता रहता है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इस प्राइमरी कॉइल के अराउंड एक जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका सिंपली किस तरीके का फ्लक्स होगा, ये आपका फ्लक्स भी चेंजेबल होता है, ये फ्लक्स भी क्या होता है आपका चेंजेबल फ्लक्स होता है। और ये कॉइल को हमने एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर माउंट किया है, उसके ऊपर लपेटा है इसको, तो इसीलिए ये प्राइमरी कॉइल जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है। क्या करा हमने, प्राइमरी कॉइल को हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया, अल्टरनेटिंग सोर्स ने इसको करंट सप्लाई किया, ठीक। जैसे प्राइमरी कॉइल को करंट सप्लाई करेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आपका वेरिएबल करंट है जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में होता है, चेंज होता है, इसलिए इस प्राइमरी कॉइल के अराउंड एक जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका चेंजेबल हो, वो भी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, वो चेंज होगा। जब वो फ्लक्स चेंज होगा, ये फ्लक्स जो है इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करते हैं, क्योंकि ये हमने आयरन कोर यूज किया। आयरन कोर यहाँ पे यूज करने का मेन रीजन ये है क्योंकि आयरन आपका एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आसपास से जाने वाले फील्ड लाइंस को भी क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो पास से भी अगर दो चार लाइनें अगर जाएंगी तो उनको भी क्या करेगा, वो खींच लेगा अपनी तरफ, और क्योंकि ये खींचता है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से पास कराता है, तो यहां से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जाके किसके साथ लिंक करेगा, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगा, इस तरीके से, मतलब इस सेकेंडरी कॉइल से भी पास होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेबल है, तो चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल से पास होता है, और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेबल है, वेरिएबल है, तो इसीलिए इस सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस, इस लोड के क्रॉस क्या बनाता है, ये ईएमएफ को इंड्यूस करता है। क्या करता है, एक ईएमएफ को इंड्यूस करता है, और यही ईएमएफ को हम वोल्टेज कह सकते हैं, और यही वोल्टेज क्या करता है, ये लोड को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे जब सिंपल सी बात है, जो इसके क्रॉस जो लोड लगा होगा, जो भी हम इक्विपमेंट इसके साथ ऐड कर रहे हैं, उसी इक्विपमेंट को क्या करता है, वो करंट सप्लाई करता है। तो यहाँ पे भी जो करंट आपका इंड्यूस होगा, यानी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, वो भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ तो आपका करंट जो इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, वो भी आपका चेंजेबल करंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट कॉइल में हमने क्या करा, फर्स्ट कॉइल में मतलब प्राइमरी कॉइल में हमने करंट पास किया, करंट वेरिएबल था, तो इस वेरिएबल करंट के कारण हमने देखा कि सेकेंडरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एंड ये जो फिनोमेना यहाँ पे, दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो सिंपली ट्रांसफार्मर आपका क्या किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। सेकंड, अब ये जो फ्लक्स है, यहाँ पे जो फ्लक्स चेंजेबल फ्लक्स जो इंड्यूस होगा, वो चेंजेबल फ्लक्स आपका इस प्राइमरी कॉइल से भी लिंक करेगा। तो चेंजेबल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक कर रहा है,
प्राइमरी कॉइल से भी लिंक कर रहा है, तो इसलिए प्राइमरी कॉइल में भी आपका क्या होगा, एक सेल्फ इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल में भी आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, है ना। सेल्फ इंडक्शन के कारण इस प्राइमरी कॉइल में भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, सिंपली। तो इसमें एक सेल्फ इंडक्शन के कारण प्राइमरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इस सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस भी क्या हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो लेट अस सपोज अज्यूम करते हैं कि इस प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो ईएमएफ है वो ईएस है, सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो ईएमएफ है वो ईपी है और ये ईएस है। क्लियर? दिस इज ईपी एंड दिस इज ईएस। ईपी मींस induced EMF across the primary coil and ES means induced EMF across the secondary coil. Okay, clear? And let us suppose कि जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है दैट इज NP है एंड सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका NS है, NP एंड NS। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर एंड नेक्स्ट इज थ्योरी। अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो नेक्स्ट इज थ्योरी। लेट्स सपोज NS is the number of turns in secondary coil and NP is the number of turns in PS मतलब प्राइमरी coil। Then according to Faraday's law, induced EMF across the primary coil, PC means primary coil, प्राइमरी कॉइल के क्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज ES या EP इज इक्वल टू माइनस ऑफ NS, सॉरी NP, प्राइमरी कॉइल की बात करें तो NP एंड d phi upon dt according to Faraday's law, and d phi upon dt is the changeable magnetic flux which is linked through first coil or we can say primary coil। ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट induced EMF across the secondary coil, जो आपका सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखिए प्राइमरी कॉइल में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आपका सेल्फ इंडक्शन के कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है प्राइमरी कॉइल में। तो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा सेल्फ इंडक्शन के कारण, ठीक है। एंड सेकेंडरी कॉइल में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा ये होगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज ES इज इक्वल टू माइनस ऑफ NS d phi upon dt। हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम करते हैं, आइडियल कंडीशन अज्यूम करते हैं कि जितना EMF इस जितना फ्लक्स इस प्राइमरी कॉइल से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स आपका सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल अपने अराउंड जितना EMF इंड्यूस कर रहा है, जितना फ्लक्स इंड्यूस कर रहा है या फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स जो है आपका सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है। हम ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ES इज इक्वल टू माइनस ऑफ NS d phi upon dt। दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देन इसको अगर डिवाइड करेंगे तो EP upon ES इज इक्वल टू दैट इज माइनस ऑफ NP एंड d phi upon dt डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ NS d phi upon dt। देखिए d phi upon dt से dt कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, देन EP upon ES is equal to NP upon NS, NP upon NS, ठीक है, क्लियर है। एंड NP upon NS is equal to R and is equal to R, it is known as transformation ratio। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है आपका ट्रांसफार्मर कि वो कितना ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या कितना ज्यादा वोल्टेज को वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो R is equal to NP upon NS। तो यहां पर
1 बाय आर लेंगे इसको, 1 बाय आर, और R इज इक्वल टू यहाँ पे ये जगह R इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड यहाँ से R इज इक्वल टू लिखेंगे NS अपॉन NP, NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP, ES अपॉन EP, ठीक है। तो यहाँ पे R आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, एंड ये आपका डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर, जो आपका ट्रांसफार्मर है वो डिपेंड करता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर कितना ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, कितना ज्यादा वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है। तो सिंपली अगर हम इसी पे अगर डिस्कस करें थोड़ा सा और, तो इसमें हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए हम बात कर सकते हैं। तो इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ R is greater than 1, R का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, then we can write here ES upon EP is greater than 1, ES upon EP is greater than 1, it means ES is greater than EP, ES is greater than EP, इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल में जो आपका EMF इंड्यूस होगा वो प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में ज्यादा है, प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करेंगे NS अपॉन NP की, तो NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1 देन NS इज ग्रेटर देन NP। इसका मतलब है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में वो ज्यादा होता है प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो उस केस में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे एंड प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, व्हेन R इज लेस देन 1, R का जो वैल्यू है वो 1 से लेस है, देन सेकंड केस इफ R इज लेस देन 1, R का वैल्यू 1 से लेस है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में अगर हम बात करेंगे R इज लेस देन 1, देन ES अपॉन EP इज लेस देन 1, देन ES इज लेस देन EP। इसका मतलब है कि प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो EMF प्रोड्यूस होगा वो आपका सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। कम होने का मतलब प्राइमरी कॉइल के क्रॉस EMF ज्यादा है सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो 1 से लेस होना चाहिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। एंड अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो NS अपॉन NP, NS अपॉन NP is less than 1, then we get here that NS is less than NP। NS जो है वो NP से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में लेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें 1000 टर्न्स है तो इसमें 2000 टर्न्स होंगे, इसमें अगर 5000 टर्न्स है तो इसमें 10000 टर्न्स होंगे या 6000 टर्न्स होंगे। तो इस तरीके से प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर होगा सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में, ठीक है। दिस इज टू कंडीशंस। एंड थर्ड कंडीशंस अगर हम बात करते हैं इफ कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का 1 है, 1 के इक्वल है, तो इस केस में आपका ES अपॉन EP इज इक्वल टू कितना, 1, देन ES इज इक्वल टू EP। तो इस प्रोसेस में जितना हम इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब प्राइमरी कॉइल का जितना EMF होगा उतना ही EMF सेकेंडरी का होगा। तो इस केस में आपका ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स का जो डिफरेंस है दोनों कॉइल में होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस है दोनों कॉइल में तभी आपका ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। आपका ट्रांसफार्मर है, ये जो पूरे स्टेप्स है ये सारे स्टेप्स आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट ये है आपका सिंपली कि अगर हम बात करते हैं इसकी पावर की, तो जितना हम इनपुट में पावर देंगे P इनपुट उतना ही हमें P आउटपुट में पावर मिलेगी। इसका मतलब है आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर हम ये कंडीशंस अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं है। तो पावर को एज एनर्जी के फॉर्म में हम देख सकते हैं इसको। तो जितना यहाँ पे इनपुट में पावर देंगे उतना ही हमें आउटपुट में पावर मिलेगा। तो इसका मतलब है सिंपली फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर के केस में सिंपली ये आपका हो जाएगा एक इनपुट पावर इज इक्वल टू आपका आउटपुट पावर। देखिए इनपुट पावर कितना है, इनपुट पावर आपका सिंपली लेट अस अज्यूम कि इसमें करंट आपका आईपी है प्राइमरी कॉइल में, एंड सेकेंडरी कॉइल अगर आपका क्लोज्ड है, सेकेंडरी कॉइल आपका क्लोज्ड है मतलब सेकेंडरी कॉइल के साथ कोई भी लोड अगर आपने कनेक्ट कर रखा है, लेट अस अज्यूम कि यहां पे हमने एक लोड कनेक्ट कर रखा है, तो इसमें करंट जो है आपका IS है, तो इनपुट पावर जो है आपका सिंपली पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI होता है। तो वोल्टेज को यहाँ पे EMF से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो सिंपली P इज इक्वल टू हो जाएगा इनपुट पावर इज इक्वल टू जाएगा EP इनटू IP एंड आउटपुट पावर हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट पावर आपका सिंपली यहाँ पे हो जाएगा ES इनटू IS, ES इनटू IS, तो यहां से ES अपॉन EP इज इक्वल टू IS अपॉन IP, क्या जाएगा ES अपॉन EP इज इक्वल टू IS अपॉन IP एंड इज इक्वल टू NP अपॉन NS अपॉन NP, NS अपॉन नहीं ये गलत लिखा है, ये इधर आएगा यहाँ पे IP अपॉन IS और NS अपॉन NP, NS अपॉन NP, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ये को बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, एंड अगर इस केस में अगर ये डिक्रीज होता है तो करंट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपको वोल्टेज का वेरिएशंस भी इसमें देखने को मिलता है कि अगर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो करंट आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, सिंपल। एंड नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसफार्मर में, अगर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में, इसमें एक टॉपिक्स और पूछा जाता है इसमें, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एक टॉपिक आपका और आता है इसमें, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर बात करेंगे इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को। एफिशिएंट मतलब आपको ये बता रहा है कि ट्रांसफार्मर कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितनी ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा उसमें कम एनर्जी लॉस हो रहा है, वो कितना एक्यूरेट एनर्जी को ट्रांसमिट कर पा रहा है, ये मेजरमेंट आपका रहता है efficiency of transformer. The efficiency of transformer is defined as the ratio of output power to the input power, input power of transformer. सिंपली कि रेशियो है, ये बेसिकली आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो है कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर का कितना रेशियो है। अगर रेशियो इक्वल है 1 है तो आपका ट्रांसफार्मर आइडियल है, अगर 1 से लेस होगा तो उस केस में ट्रांसफार्मर आपका क्या है, बेसिकली रियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा वो। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, देन ईटा इज इक्वल टू व्हाट, ईटा इज इक्वल टू P आउटपुट अपॉन P इनपुट, P आउटपुट अपॉन P इनपुट। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू हम क्या कर देंगे 100% कर देंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है P आउटपुट अपॉन P इनपुट इनटू 100। तो सिंपली एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी, जो ट्रांसफार्मर की आपकी एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी आपका लेस देन इक्वल 1 होता है, लेस देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल, अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो ये 100% होगा। अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑलवेज लेस और इक्वल देन 1 से लेस या 1 के इक्वल होगा। एंड आप अगर हम बात करेंगे परसेंटेज में तो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की वो आपका 100% से लेस या 100% के इक्वल होगा। अगर आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ये 1 होगा या 100% होगा। अगर आपका रियल ट्रांसफार्मर है तो इस केस में ये 1 से लेस या 100% से लेस होगा। तो ज्यादातर जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो आइडियल तो होता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट उसमें होता है जिसके थ्रू एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो इसलिए हमेशा इनपुट पावर जो है वो आपका आउटपुट पावर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। हर एक ट्रांसफार्मर के लिए हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आउटपुट पावर जो है वो लेसर होता है किससे,
इनपुट पावर से, किससे? इनपुट पावर से, क्योंकि एनर्जी लॉस यहाँ पे ट्रांसफार्मर में होता है। तो कितने तरीके से एनर्जी लॉस होता है? तो सबसे पहला लॉस होता है एडी करंट लॉस, क्योंकि एडी करंट जनरेट होता है इससे आयरन कोर के अंदर, क्योंकि आयरन कोर आपका मेटल का है एंड यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है उस मेटल सरफेस से, जो या मेटल से जो आपका फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो उस फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो उस फ्लक्स में चेंज होने के कारण इस आयरन कोर में भी क्या होता है, एडी करंट जनरेट होता है और एडी करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होता है और हीट के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफार्मर से कुछ एनर्जी रिलीज होता है या कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस होता है। तो फर्स्ट लॉस होता है एडी करंट का लॉस होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लक्स लीकेज होता है। देखिए यहाँ पे जो को टाइप ट्रांसफार्मर होता है, तो को टाइप ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो आपका लीकेज करता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स आपका यहाँ पे जैसे सिंपली यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अगर देखेंगे तो इस तरीके से इस साइड में कुछ फ्लक्स जाएगा जो कि आपका इस सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स, और इधर से जो कॉइल जाएगा ये कॉइल कभी भी यहां से इस सेकेंडरी कॉइल से पास नहीं होगा। तो यहाँ पे इस साइड वाला जो फ्लक्स होगा तो ये फ्लक्स कभी भी सेकेंडरी कॉइल से पास नहीं होगा, एंड जब सेकेंडरी कॉइल से पास नहीं होगा तो इन फ्लक्स के कारण ये जो इधर वाला जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स के कारण इस सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स के फॉर्म में या फ्लक्स के लीकेज के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो कॉपर लॉसेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि वायर, यहाँ पे जो वायर हमने यूज किया है इसमें प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, ये वायर्स जो है आपके सिंपली कैसे होते हैं, कॉपर्स के वायर्स होते हैं। एंड कॉपर्स में भी जब करंट प्रोड्यूस करते हैं या करंट इसमें से जब फ्लो कराते हैं तो उस कॉपर में भी हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट प्रोडक्शन के कारण यहाँ पे आपका एनर्जी लॉस होता है। तो कॉपर के फॉर्म में या कॉपर लॉसेस में, कॉपर के फॉर्म में यहाँ पे लॉस होता है एनर्जी का, क्योंकि कॉपर में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन जो है मैं दो चार इसमें लॉसेस है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख लीजिए कि कभी कभी आपके 1 या 2 मार्क्स में या जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपका 1 या 2 नंबर में आपका एनर्जी लॉस के बारे में भी पूछ लिया जाता है, किस किस फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ किया जाता है, ये आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। जहां पे एनर्जी को ट्रांसमिट करना है वहां पे ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जहां पे आपको एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, उन इक्विपमेंट्स में भी हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जैसे आपका एक रेडियो है, रेडियो के अंदर आप खोल के देखेंगे तो उसमें आपको 2-4 ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे। आपके घर में टीवी पड़ी है, टीवी को अगर ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे, या बहुत सारे छोटे छोटे गैजेट्स आते हैं, उन गैजेट्स में भी आप ट्रांसफार्मर का यूज देख सकते हैं। तो बहुत जगह ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ट्रांसफार्मर। और आई होप आपको ये ट्रांसफार्मर जो लेक्चर्स है ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।